Hello everyone, this is Mr. Arjun. This is lecture number first on the Illegal Disposition Act. हमारे पास जो इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट है उसका सेक्शन नंबर हमारे पास ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, इसके अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास ये जो इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट है उसका हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या है। अगर हम ऑब्जेक्ट और इसका पर्पस देखने जाएं तो फिर हमारे पास एक बात सामने आती है कि हमारे पास है जो सेक्शन हमारे पास है सेक्शन नंबर 8 और 9 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 9 जो है वो हमारे पास इससे इंटरकनेक्टेड है। वो कैसे कि हमारे पास सेक्शन 8 जो कहता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और सेक्शन 9 जो कहता है, सेक्शन 8 कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, अगर आपको कोई डिस्पोजेस कर लेता है आपकी प्रॉपर्टी से और आपके पास उसका टाइटल है, ठीक है, तो फिर आप विदिन 12 ईयर्स आप उसका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन नंबर 8 के तहत आप सूट फाइल कर सकते हैं। मगर सेक्शन 9 कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, अगर आपके पास टाइटल नहीं है और आपके पास सिर्फ इसकी पोजीशन थी तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन 9 के तहत आप विदिन 6 मंथ आप सूट फाइल कर सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है इसका हमारे पास ऑब्जेक्ट बताया गया है। इसके अंदर हमारे पास कुछ अथॉरिटी मैं आपको बता रहा हूँ। अथॉरिटी है हमारे पास 2018, ठीक है, YLR नोट 238, ठीक है, एक ये अथॉरिटी है। एक अथॉरिटी हमारे पास दूसरी है 2017 PCRLJ पेज नंबर 155, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट और इसका पर्पस बता दिया गया है। और हमारे पास थर्ड नंबर जो अथॉरिटी है वो हमारे पास अथॉरिटी है 2016 PCRLJ पेज नंबर हमारे पास 366। और हमारे पास एक अथॉरिटी है हमारे पास 2012 के अंदर वो है हमारे पास PCRLJ, ठीक है, पेज नंबर हमारे पास है 1405, ठीक है। एक अथॉरिटी हमारे पास है PLD, इसके अंदर ये अथॉरिटी हमारे पास, इसके अंदर आप इसका ऑब्जेक्ट और इसका पर्पस आपको मालूम हो जाएगा। हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट आप नटशेल में देख लें तो इसका ऑब्जेक्ट ये है कि हमारे पास जो भी इलीगल हमारे पास क्या होता है, डिस्पोजेस होते हैं, ठीक है, फिर चाहे उसके पास टाइटल हो या ना हो, इलीगल डिस्पोजेस, इस इलीगल डिस्पोजेस को हम कह सकते हैं फोर्सिबली डिस्पोजेस। अगर किसी भी इंसान को हमारे पास फोर्सिबली ज़बरदस्ती उसकी जायदाद से बेदखल कर दिया जाए तो फिर हम इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के तहत उसके ऊपर हम कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। आपने सुना होगा हमारे पास लैंड माफिया या फिर हमारे पास कब्ज़ा ग्रुप, ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास गैर कानूनी तौर पर
किसी की प्रॉपर्टी पर काबिज हो जाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, लैंड माफिया या फिर हमारे पास कब्ज़ा ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम चले जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया इसका। इसके बाद ऑब्जेक्ट में ये बात भी आप क्लियर कर लें कि ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास लॉफुल जो ऑनर है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और हमारे पास जो इलीगली डिस्पोजेस करने की कोशिश करता है, इलीगली ठीक है, तो फिर उसको क्या करेगा, उसको रेस्ट्रेन करेगा और लॉफुल ऑनर को प्रोटेक्ट करेगा। ये हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट है। और ये हमारे पास एक्ट जो है वो एक्ट कौन सा है, सिविल है या क्रिमिनल? ये हमारे पास एक्ट जो है वो क्रिमिनल एक्ट है और ये एक किस्म का क्रिमिनल लॉ है जो कि हमारे पास एक तरह का स्पेशल लॉ भी है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और इसकी नेचर पर आ जाए, हमारे पास ये कौन सी नेचर रखता है या फिर इसका इफ़ेक्ट कौन सा है, ये हमारे पास इसका इफ़ेक्ट होगा प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होगा। प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट मीन्स दिस एक्ट डज नॉट कंटेन रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट। मीन्स इसका जो हमारे पास 2005 के बाद जो भी ऐसे एक्ट होंगे, इलीगल एक्ट होंगे, किसी भी पर्सन को डिस्पोजेस कर दिया जाएगा तो फिर उसकी कंप्लेंट 2005 के बाद जो भी एक्ट होंगे उसकी कंप्लेंट इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत होगी और इससे पहले वाले की कंप्लेंट नहीं होगी। ठीक है, ये होगा हमारे पास रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखता। ये हमारे पास इफेक्ट कौन सा रखता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। ठीक है, एक लफ्ज़ होता है हमारे पास रिट्रोस्पेक्टिव, तो फिर हमारे पास रिट्रोस्पेक्टिव नहीं, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। इसके लिए मेरे पास दो अथॉरिटी हैं प्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव के लिए। एक अथॉरिटी है मेरे पास PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 423। ठीक है, A। और दूसरी अथॉरिटी है मेरे पास 2013 MLD, पेज नंबर 1245। ये दो अथॉरिटी है हमारे पास प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है आपके पास कि हमारे पास प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अब हम आ जाते हैं, हमारे पास एक एक्ट होता है 2004 में, एक ए ने बी को डिस्पोजेज किया, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। ठीक है, और अब हमारे पास बी जो आते हैं कंप्लेन लेकर कोर्ट में अंडर सेक्शन 3 ऑफ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। ठीक है, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, ID एक्ट। ठीक है, तो फिर ये क्या कंप्लेंट सुनी जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारे पास कौन सा लॉ है? क्रिमिनल लॉ है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? लॉफुल ऑनर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और हमारे पास ये एक स्पेशल लॉ भी है और इसका हमारे पास इफेक्ट जो है इसका हमारे पास प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। जहाँ तक बात क्लियर है तो इसके आगे हम चलते हैं। हमारे पास अब हम इसका सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे इसकी बेयर रीडिंग। जो भी हमारे पास सेक्शन है उसकी बेयर रीडिंग हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो हम इससे आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक्ट कब पास हुआ था? ये एक्ट हमारे पास हुआ था असेंबली से 2000। हमारे पास ये एक्ट नंबर कौन सा है? ये एक्ट नंबर जो है ये एक्ट नंबर 11 है ऑफ 2005 का। 11 को यूं भी लिख लें आप। ठीक है,
एक्ट नंबर 11 से क्या मतलब है? एक्ट नंबर 11 से मतलब है हमारे पास 2005 के अंदर जो भी असेंबली के अंदर एक्ट पास हुए उसका एक्ट नंबर 11 है, मीन्स इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर। आई बात, फॉर एग्जाम्पल हम एडवोकेट होते हैं 2005 में, जो भी इसकी इनरोलमेंट इस ईयर की हुई, जिसकी पहले होती है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 जैसे भी बढ़ती जाती है वैसे इसकी ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक्ट की रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ये एक्ट पास कब हुआ था? ये हमारे पास एक्ट पास हुआ था 6 जुलाई 2005 में। ठीक है, ये इसकी क्या है? पासिंग डेट है, पास्ड ऑन। ठीक है, ये इसकी पासिंग डेट है। अब हम चले जाते हैं हमारे पास सेक्शन पे। हमारे पास टोटल सेक्शन इसके कितने हैं? टोटल सेक्शन 9 है। ठीक है, प्रीएम्बल इसके बाद में आपको ब्रीफली डिस्कस कर लूँगा। पहले हमारे पास है किसी बच्चे का कमेंट्स आया था कि सर हमें पहले आप इसके जो सेक्शन है बेयर रीडिंग है वो हमें बता दिया करें। बेयर रीडिंग पढ़ने के बाद आप भले डिटेल से ब्रीफ लेक्चर दें, पर पहले हमें बेयर रीडिंग आ जाए तो फिर हम, अगर हम इंटरेस्टेड होंगे ज़्यादा ब्रीफ लेक्चर में तो फिर हम आगे वो स्टडी करेंगे, मगर पहले हमारे पास बेयर रीडिंग लाजमी है। तो फिर हम चले जाते हैं अब हमारे पास सेक्शन नंबर 1 पर। सेक्शन 1 हमारे पास क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल। ठीक है, कामा, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। हमारे पास शॉर्ट टाइटल क्या होगा? इसका शॉर्ट टाइटल हमारे पास है द इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005। इसकी एक्सटेंट क्या होगी? अब शॉर्ट टाइटल क्या है? सेक्शन 1 में जो भी आप देख लें, सेक्शन 1 के अंदर शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंस। शॉर्ट टाइटल मीन्स इसका मुख्तसर नाम क्या होगा, जो एक्ट है उसका नाम क्या होगा, किस नाम से यह पहचाना जाएगा। ठीक है, ये पहचाना जाएगा इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 से। ये इनका मुकम्मल नाम है। इसका शॉर्ट में हम इसको ID एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा काज लिस्ट में कोड के अंदर ID एक्ट भी लिखा होता है। अब हमारे पास कोड की बात आ गई है तो फिर ये हमारे पास इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के अंदर जो भी हमारे पास ऑफेंस है वो ऑफेंस कौन से ट्रायलेबल है। कुछ हमारे पास मैजिस्ट्रेट ट्रायल होते हैं, मैजिस्ट्रेट ट्रायल होते हैं, कुछ होते हैं हमारे पास सेशन ट्रायल। तो ये हमारे पास ट्रायल कौन सा है? सेशन ट्रायल है, मैजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं है। ये ऑफेंस हमारे पास, इसकी कंप्लेन होगी सेशन कोर्ट में। अब हमारे पास सेशन कोर्ट में आपको आगे बता देता हूँ कि सेशन कोर्ट कौन सी कोर्ट होती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सटेंट पर। अब हमारे पास एक्सटेंट क्या है? इसकी एक्सटेंट होगी होल ऑफ पाकिस्तान। होल ऑफ पाकिस्तान। और इसकी कमेंसमेंट कब होगी? इसकी कमेंसमेंट के अंदर लिखा गया है कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। अब 8 वंस का क्या मतलब है? जैसे एक्ट के अंदर आप 8 वंस देखें, एक्सप्रेसली आपको डेट ना बताई जाए मगर वहाँ पर 8 वंस लिख दिया जाए। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, इट मीन्स इट शैल कम इनटू फोर्स एट द डेट ऑफ पासिंग। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट व्हेन दिस एक्ट इज कम इनटू एग्जिस्टेंस, मीन्स हैव टू पास। कब पास हुआ ये हमारे पास एक्ट? ये एक्ट हमारे पास पास हुआ 6 जुलाई 2005 के अंदर। तो जिस डेट को ये पास हुआ उसी डेट को ये माना जाएगा कि इसकी कमेंसमेंट है, मीन्स 6 जुलाई, ठीक है, 2005 से इसकी कमेंसमेंट होगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है।
इसके बाद हम चलते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर जो है 2। सेक्शन 2 हमारे पास होता है इंटरप्रिटेशन क्लास। इंटरप्रिटेशन क्लास कहें या फिर हम डेफिनेशन कहें, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 2 पर, जो हमारे पास डेफिनेशन है। सेक्शन नंबर 2। अब सेक्शन नंबर 2 क्या कहता है? वर्ड डेफिनेशन, ठीक है। कहीं पर लिखा गया होता है कि इंटरप्रिटेशन क्लास, बात सेम है, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मगर इसके बाद लिखा गया है कि इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रेप्यूग्नेट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। मीन्स ये हमारे पास इंटरप्रिटेशन जो स्टैट्यूट्स, हमारे पास एक एक्ट है, एक हमारे पास लॉ है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। मीन्स जो लीगल टर्मिनोलॉजी है उसको समझना, ठीक है, और उसकी मीनिंग निकालने के लिए एक खास एक्ट है हमारे पास, वो पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी। मगर ये बात मैंने 1-2 एक्ट और के अंदर भी ये तफसील से बताई है, मगर यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि इन दिस एक्ट, कि इस एक्ट के अंदर अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रेप्यूग्नेट, कि अगर कोई भी मुखालफत नहीं आती है इन दिस सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, इस सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट के अंदर या कहीं और, ठीक है, तो फिर जो भी वर्ड्स हैं इसकी मीनिंग वही समझी जाएगी जो इसके अंदर दी गई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए के अंदर दिया गया है कोर्ट। कोर्ट मीन्स कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। आप बात एक याद रख लें, सेशन कोर्ट कब होगी? जब हमारे पास क्रिमिनल ट्रायल चलेगा, ठीक है, तो कहेंगे हम ये सेशन कोर्ट है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे पास जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर सेशन कोर्ट तो है नहीं, वहाँ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये बात आप जहन में रखें, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कहें डीजे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, ये तब कहलाता है जब कोई मैटर, सिविल मैटर, ये ट्रायल कर रहा होता है, ठीक है, तब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। जब इसके पास क्रिमिनल मैटर जाएगा तो फिर वो सेशन कोर्ट कहलाएगी और सेशन जज कहलाएगा, SJ कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? मीन्स कोर्ट में कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन मीन्स ये ऑफेंस जो है ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है। इसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास बी पर। बी कहता है कि कोड की मीनिंग क्या होगी? अगर कहीं भी इस एक्ट के अंदर लिखा गया हो कोड, तो कोड का मतलब क्या है? कोड का मतलब होगा CRPC, बस CRPC। और कोड का मतलब कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, और कोड का मतलब CRPC। और सी के अंदर हमारे पास बता दिया गया ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर मीन्स जो भी पोजीशन करके बैठा है, फिर चाहे उसके पास टाइटल हो या ना हो, फिर वो हमारे पास, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? ऑक्यूपायर। मीन्स लॉफुल पोजीशन में है, पीसफुल पोजीशन में है, तो फिर वो ऑक्यूपायर कहलाएगा, ठीक है। हमारे पास डी में कहलाएगा ऑनर। हु इज ऑनर? ऑनर वो जो प्रॉपर्टी पजेस कर रहा है, एक्चुअली पजेस कर रहा है। अब हमारे पास ऑक्यूपायर की मीनिंग इसके अंदर भी आ जाती है, सी की मीनिंग डी में भी आ जाती है, ठीक। एक तो वो जो लॉफुल पोजीशन, एक्चुअल में पोजीशन करके बैठा है, एक वो जो हमारे पास जिससे अदरवाइज देन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लॉ, या तो फिर हमारे पास कानून की किसी भी हैसियत से वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर हो, तो वो भी एक ऑनर कहलाएगा। ये नहीं है कि लाजमी नहीं है कि प्रॉपर्टी ऊपर जो बैठा है वो वही पोजीशन कहलाएगी, ऑनर कहलाएगा, बाकी ऑनर नहीं। ऑनर वो भी है जिसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स भी है, ठीक है। आ रही बात समझ में? उसके बाद हमारे पास ई आ जाता है। ई आ जाता है, ई कहता है हमारे पास प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टी कौन सी होगी? हमारे पास प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों? इमूवेबल प्रॉपर्टी इसलिए कि हमारे पास ज़मीन हो गई, प्लाट हो गया, घर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है? हाउस, ठीक है, लैंड, ठीक है, या फिर कोई प्लाट, ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्या है?
इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास बुक है, मैं बुक का ऑनर हूँ या नहीं है वो अलग चीज़ है, मगर ये बुक मुझसे कोई ज़बरदस्ती ले लेता है, उसकी पोजीशन मुझसे ज़बरदस्ती छीन लेता है, तो क्या मैं इसकी कंप्लेंट इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के तहत सेशन कोर्ट में कर सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी जो है, जिस प्रॉपर्टी से आपको डिस्पोज कर दिया जा रहा है वो प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम आगे चलेंगे सेक्शन नंबर 3 पर। यहाँ तक अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो फिर आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।